आज मैं साथ हूँ सायरा शाह हलीम के। और सायरा शाह हलीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो टीवी की जानी मानी पर्सनालिटी हैं और बहुत ही सोशल हैं, एजुकेटर हैं। लेकिन उसके साथ में उनकी फादर इन लॉ की एक लेगेसी है, जो बंगाल असेंबली के सबसे लंबे वक्त तक के स्पीकर रह चुके हैं। और उनके हस्बैंड डॉक्टर फवाद हलीम भी बालीगंज में बहुत ही जाना माना नाम है और वो बालीगंज कंस्टिट्यूंसी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार बालीगंज बायपोल में सायरा शाह हलीम को सीपीएम ने चुना है। हम उनसे बात करेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे उनके लेगेसी के बारे में और उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं। तो इसलिए सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि वो क्यों पॉलिटिक्स में आई, और चूंकि फैमिली बैकग्राउंड तो है लेकिन उसके बाद भी बीइंग एन इंडिविजुअल उन्होंने क्या सोचा, क्या जरूरत महसूस हुई पॉलिटिक्स में आने की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सारे दर्शकों को। सबसे पहले आप लोगों को होली की मुबारकबाद और शब बारात में आप लोगों की दुआएं कबूल हो जी। तो सबसे पहली बात है कि मैं खुद थोड़ी सरप्राइज हो गई जब मेरा नाम नॉमिनेट हुआ, क्योंकि मेरे प्लान्स तो अलग ही थे। हम लोग थोड़ा आउट ऑफ कैलकाटा जा रहे थे, टिकट्स बुक थे, लेकिन अब सब वो प्लान्स कैंसिल कर लिए। तो कोई दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मुझे कॉल आया पार्टी की तरफ से तो बोला कि आपका नाम हम नॉमिनेट कर रहे हैं, आप बस मैदान जंग में आप उतर जाइए, रेडी रहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक अबव पार्टी फेस को, नॉट जस्ट अ पार्टी फेस, समबडी हु इज बियॉन्ड द पार्टी फेस। तो ऐसा हम एक शख्सियत, ऐसा फेस लाना चाह रहे हैं। तो आई वाज वेरी हम्बल्ड बाय दिस होल थिंग। और यहाँ के पार्टी कॉमरेड्स, लोकल पार्टी कॉमरेड्स और जो लीडरशिप है सीपीएम की, उन्होंने मुझे अपना प्रार्थी चुना। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो बस अभी मैं एक रैली से आई हूँ, वार्ड नंबर 60 में थे, तो अब जस्ट कम बैक, तो अच्छा ही रहा है वहाँ का प्रचार। इट्स बीन गुड सो फार। जी, अभी एक और बात है, आप तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिस टाइम पे चुनाव लड़ रही हैं ये माना जाता है कि सीपीएम के लिए एक वो फेज नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। और अभी जस्ट सीपीएम का जो बंगाल यूनिट है उसमें पूरा ओवर ये हुआ है, मतलब बड़े चेंजेस हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी की तरफ से कितना सपोर्ट मिलेगा आपको इस चुनाव में? जी, सबसे पहले पार्टी का तो पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है। सुबह से शाम तक कॉमरेड लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रचार चल रहा है। और इस टाइम लग रहा है कि देखिए, पहले के जो इलेक्शंस के हालात अलग थे, जब लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शंस हो रहा था लास्ट ईयर ऑल्सो, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी से बचने के लिए टीएमसी को वोट करना पड़ेगा। लेकिन अभी बाय पोल्स हैं और आपको पता है शुब्रत मुखर्जी जैसे कैंडिडेट ने इतना अच्छा काम किया इतने सालों, सो इट बी वेरी डिफिकल्ट टू फिल इन द शूज। तो ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए एजुकेटेड, लिटरेट, जो सारे कम्युनिटीज को लेके आगे चले, जो रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं करें, हु बिलीव इन इक्विटी एंड गिव अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबडी। और जो कंस्टिट्यूंसी में जो काम है रोजगार का, जिंदगी का, अभी बेरोजगारी भी आपको पता है। सो मसले हैं वहाँ के अलग अलग तरह के, क्योंकि वहाँ की मिक्स कंस्टिट्यूंसी है, हाई राइजेस भी हैं, स्लम एरियाज भी हैं। तो ऐसी मिक्स कंस्टिट्यूंसी को देख कर हम लोगों को चलना होगा, क्योंकि अभी 2 साल में हमने देखा है कि तालीम बहुत सफ़र की है, एजुकेशन इज रियली सफ़र्ड। सो वी नीड टू सी कि बच्चे जो हैं कैसे ट्रांजिशन बनाते हैं फ्रॉम ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग टू क्लासरूम्स। तो एक वी नीड टू मेक अ वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कि बच्चे वापस लौट सकें एंड दे डोंट फील इनसिक्योर। और वैक्सीन ड्राइव्स भी आपको पता है 12 से 15 की खुल गई हैं। सो वी नीड टू मेक दैट एटमोस्फेयर कंड्यूसिव फॉर चिल्ड्रन, ताकि उनको थोड़ा सेफ महसूस हो और उन लोगों को बेझिझक ये लोग क्लासरूम में आ जाएं, उन लोगों को डर नहीं लगे। क्योंकि आपने अभी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी बच्चों की, क्योंकि 2 साल बाद आए हैं, दे लिटिल लूज एंड दे नॉट दैट एक्साइटेड एनीमोर। सो वी हैव टू सी ऑल दीज। देन 2 साल में हमने देखा है कि बेरोजगारी की कितनी समस्याएं हैं, इतने युवा शक्ति ऐसी रोड पे घूम रही है विदाउट एनी जॉब्स। तो सबसे पहले जो देखना होगा कि जॉब्स कैसे क्रिएट करें, उनका एलोकेशन कैसे है, यू नो, इनवाइटिंग सम इंडस्ट्रीज इन टू सी दैट जॉब्स एलोकेट हो जाए, यूथ दे आर यू नो व्हाट यू कॉल प्रॉपर्ली एम्प्लॉयड।
तो ये सब कुछ चुनौती हैं विमेन को लेके, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन की भी इश्यूज है, सेफ्टी सिक्योरिटी, सैनिटेशन की तो है ही। वो इलाके में रोड्स आप देखें बहुत जगह ठीक से डेवलप नहीं है, मतलब देयर स्टिल अ लॉट ऑफ पॉट होल्स देयर, एंड बहुत एरियाज में ठीक से पानी नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी मुसीबत है, और ये सब जो चीज़ें हैं सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इफ़ आई एम इलेक्टेड आई विल सी दैट दे डे टू डे लाइवलीहुड, द डे टू डे लाइफ इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली। जी, क्योंकि आप यहाँ के सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अब एक सवाल बनता है कि यहाँ पे जो जिनकी डेथ हो गई है सुब्रत मुखर्जी, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, कई बार यहाँ से जीते, उसके बावजूद आपको 3 ऐसी चीजें क्या लगती हैं जो बालीगंज कंस्टिट्यूंसी में अभी भी कमी है जिसे होना चाहिए? जी, तो सुब्रत मुखर्जी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेड थे। वो यहाँ पे जब मेरा रिसेप्शन हुआ था वेडिंग का, वो भी आके मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिए थे जब वेडिंग पे। ही वाज गुड फ्रेंड्स विद माय फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ मिस्टर हाशिम अब्दुल हलीम के भी बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। तो उनने काफ़ी एक इम्प्रिंट छोड़ा है बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो फिल अप हिज शूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कैंडिडेट को जनता आवाम चुने जो कि दल नहीं बदले बार बार और हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी राइट या कंट्रोवर्सी। यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, लोगों के दिलों में वो विश्वास हट जाता है कि भैया अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स है सत्ता में जो कभी भी दल बदल लेंगे और जो बहुत बड़ी एक इस तरह की कोई घटना में जिनका कोई रोल रहा हो या कुछ रोल रहा हो, तो पार्टी तो लोग बदलते रहते हैं लेकिन आइडियोलॉजी तो नहीं बदलती। तो बात यह है कि वो जहन में एक बार किसी के खिलाफ या कम्युनिटी के खिलाफ कोई नफरत होती है तो वो तो रहेगी दिलों में। सो दैट इज़ अ थिंग। सो यही चैलेंज है कि ऐसे शख्सियत या ऐसे फेस को लाना चाहिए हु यू नो व्हाट यू कॉल टेक्स एवरीबडी टुगेदर, तो सबके साथ काम करे और कोई भेदभाव नहीं करे, सांप्रदायिकता का शासन ना करे। तो सांप्रदायिकता आपको पता है बहुत से राजनीतिक दल हैं जो इसी के बलबूते पे इलेक्शंस लड़ते हैं, इसी के बलबूते उनकी रोजगारी चल रही है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर करके और तो कोई विषय है नहीं जिस पे वो लड़ सके। ना नीतियों की बात होती है, ना कोई बेहतरी की बात होती है, ना मानववादी सोच है उनकी, बस दिलों में नफरत है, बस वो ही उनकी पूरा प्रचार उनका उसी से ही भरा हुआ है। तो आई वॉन्ट टू एंड ऑल दिस दैट इज गोइंग ऑन, दिस पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, और ज़्यादा कल्चरल एक सांस्कृतिक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए कम्युनिटीज़ के बिटवीन। क्योंकि कलकत्ता ऐसा शहर है, कोलकाता, जहाँ पे सारे कौम सारे कम्युनिटीज़ एक साथ रहे हैं बहुत सालों से, और यही हम लोग का इतिहास रहा है और आगे भी जाके यही भविष्य रहेगा कि सारे कौम और सारे समाज के लोग एकजुट होकर एक साथ काम करें और बहुत ही अमन के साथ चैन के साथ यहाँ पे रहें, ताकि कुछ प्रगति हो और आगे वाली पीढ़ियाँ भी कह सकें कि हाँ हम लोग कलकत्ते का जो एक सेक्युलर थ्रेड है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें। जी, क्योंकि आप जो बता रही हैं जो चीज़ें वो हम एज ए जर्नलिस्ट समझ सकते हैं, क्योंकि और उसमें आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर FIR हुई थी इस कनेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक नेशनल पार्टी छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड करती थी। पर फिर भी आपके सामने जो कैंडिडेट है वो MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आप उस चैलेंज को कैसे हैंडल कर पाएंगी, मतलब उस चैलेंज के लिए आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं जेनेरिकली बोल रही हूँ फॉर एवरीबडी और सब कैंडिडेट्स, मतलब एक ही नहीं सभी के बारे में बोल रही हूँ कि अगर कोई इस तरह के कोई घटना कभी घटी है जब वो किसी के प्रति नफरत या किसी के प्रति इस तरह की हिंसा का कोई इंसिडेंट रहा है, ये बहुत ही शोक की बात है और बहुत दुखद ये घटना है और ये होनी नहीं चाहिए थी। तो आगे जाके आप देख रहे हैं लोग बहुत ही मौका परस्त हो गए हैं और मौके पे ये लोग अपना अपना कदम उठाते हैं। तो आगे जाके भी जो ओरिजिनल पार्टी उनकी रहती है दल, वो शायद उस दल में वापस भी जा सकते। तो अब अंदर उनके जहन में दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये लोग कुछ और निर्णय आपने देखा होगा, जैसे बिहार का इलेक्शन में क्या हुआ था, गोवा के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो ये लोग अपना बहुत जल्दी
कदम बंगाल में भी ये सारी चीजें हुई जी, हैं, हुई लोग आए हैं हैं, गए पहले। हैं। तो जी। थोड़ा देखिए अभी जनता तो सब जानती है, मैं क्या बोलूंगी, मैं तो किसी का दोष नहीं निकालूंगी। सब तो पब्लिक डोमेन में है, किसने क्या किया हुआ है, किसने जी। भड़काया है, किसने उकसाया है, किसने दंगे करवाए हैं, और कौन लोगों को जोड़ रहा था, कौन इतना बड़ी रिस्क ले रहा था, कौन जमीन पे उतर के एनआरसीसी के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बेखौफ पार्क सर्कस से लेके दिल्ली से लेके क्या क्या नहीं किया, तो लोगों को तो पता है। जी। तो बस अब जनता पे छोड़ देती हूँ कि अपना आप रिसर्च करिए अपना, और ठीक से आप लोग कैंडिडेट चुनिए। जी, एक चीज उसमें जो सबसे खास बात है, वैसे तो आप पब्लिक पर्सनालिटी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन में आम और खास की का एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे वैसे लोग भी होते हैं जो शायद आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें। मैं कुछ जर्नलिस्ट लोगों से भी बात कर रहा था, लेकिन वो शायद वोट देने ना जाए। और बहुत सारे आम लोग जिनसे शायद अभी आपको कनेक्ट बनाना हो या आप बनाने की कोशिश कर रही हो, वही लोग ज्यादा वोटिंग करते हैं। तो आम लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए आप कैसे कोशिश कर रहे हैं, किस देखिए तरह? आज जैसे प्रचार हुआ, अच्छा हुआ, और ये टीम भी देख रही है प्रचार को। मैं भी अपनी तरफ से जहाँ कर सकती हूँ प्रचार वो होगा। अभी तो वक्त कम है, लेकिन जो रमजान भी अभी सामने है, तो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना अपना पूरी जी जान हम लोग लगा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है, बहुत फैसले होंगे। और जनता ये चाह रही है कि इस तरह का कोई कैंडिडेट ना आए जो बाद में दल बदल सकता है, या किसके दिल में किसी कौम के प्रति कोई घृणा हो या हेट्रेड हो। तो इस तरह का वो नहीं चाह रहे, इस तरह का माहौल हो। वो चाह रहे हैं कि बहुत एक सुरक्षित सेफ एक माहौल होना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी रोजगारी अपना कमा सकते हैं और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, बहुत ही अमन के साथ। तो कोशिश तो पूरी है। और बाकी साइलेंट वोटर्स भी बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ वोट देंगे, अभी ये कुछ पता नहीं है। आपने देखा था जैसे पिछले साल हालात कुछ अलग थे, तो लोग बीजेपी से बचने के लिए एक सिंबल को वोट कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और लोगों को लग रहा था कि इसी पॉलिटिकल पार्टी, इसी राजनीतिक दल को अगर हम लोग वोट देंगे शायद भाजपा हट जाए। तो ठीक है, मैं लोगों को मतलब अपनी तरफ से उनने अपना जो निर्णय लेना था वो लिया उन लोगों ने। लेकिन इस साल, एक साल बाद, वो हालात अलग हैं बहुत, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी हाल में एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते थे और अभी वो सडनली एक और पार्टी में आ गए। तो लोग तो पूछेंगे कि क्या मसला है, क्या है। जी। आप अपना मेन कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, बीजेपी को या रूलिंग पार्टी को, और क्यों? देखिए ये कहना मुश्किल है, अभी तो सभी कंपटीशन में है, सब रेस में है। तो अभी अपना अपना पूरी तरीके से अपने अपने स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं कि कैसे इलेक्शन लड़ना है। तो अभी तो जो मैदान में निकल गए हैं सारे कंपटीटर्स हैं, तो किसी को मैं हैवी वेट लाइट वेट तो नहीं मानती। अपने अपने तरीके से एवरीबडी इज फाइटिंग इलेक्शन। जी, लेकिन अगर आप फिर से हमें बता सकें कि अगर चलिए मैंने इस बार सीधा आपसे कह दिया कि अगर आप जीतती हैं तो 3 काम क्या करना चाहेंगे आप? 3 काम सबसे पहले ये है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे सबसे जो एटमॉस्फेयर करोड हो गई है, ये जो कम्युनल एलिमेंट्स घुस आए हैं, वो सब कम्युनलिज्म को, फर्स्टली आई डोंट लाइक कम्युनलिज्म, और ये जो नफरत होती है, मुझे बहुत, मेरा खून खौलता है इस तरह की बात सुनकर, या इस तरह का कोई विषय होता है। तो फर्स्टली रिपेयरिंग दैट डैमेज दैट्स बीन डन, दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। सोशल फैब्रिक जो है, सामाजिक एक हम लोगों का एक बंदिश था, उसको कैसे जोड़ना है। देन वी नो दैट एजुकेशन हैज सफर्ड लास्ट 2 years, जो भी है, कॉलेजेस भी ऑनलाइन चल रही थी, स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रहे थे। तो बच्चों को वापस क्लासरूम लेना, मेकिंग दैट प्रोसेस अ लिटिल स्मूदर फॉर द चिल्ड्रन, दैट विल ऑल्सो बी अ चैलेंज। देन अनदर थिंग इज वैक्सीनेशन, जो 12 से 15 की जो वैक्सीन जो खुली है, that drive, it should be smooth, because children and the parents will be apprehensive, उनको डर लगेगा भाई छोटे छोटे बच्चों को क्या वैक्सीनेशन लग रही है, क्या है। so there has to be better awareness. then we need to see the infrastructure, ensure that the basic amenities, जो रोजगार की बात होती है, वो तो कम से कम जो साधन है वो तो आसानी से मिले, बिकॉज अभी तो ये 21st सेंचुरी चल रही है। अभी भी अगर ठीक से इलेक्ट्रिसिटी और पानी और रोज के साधन नहीं मिलेंगे आसानी से, तो लोग कैसे अपना जिंदगी डे टू डे हाउ दे विल बी एबल टू लिव।
फिर एक और बात है, आप देख रहे हैं महंगाई के जो साधन है, हाउस होल्ड गुड्स ही इतने महंगे हो गए हैं। डीजल पेट्रोल गैस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन घर के जो साधन हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड गुड्स, दे उनका प्राइस आप देख लीजिए कितना प्राइस राइज। तो प्राइस राइज के अगेंस्ट आवाज उठाऊंगी, तो एटलीस्ट अ कॉमन मैन कैन लिव एंड हैव लाइक अ गुड लिविंग स्टैंडर्ड, और उसको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जी, और लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद ये करता हूं कि आपकी पारी लंबी हो, इस इलेक्शन के बाद भी आप रहें, और पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ में एक बात ये भी है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उससे हम इस तरह से कह सकते हैं इंग्लिश में स्टार स्टडेड फैमिली बैकग्राउंड है। तो क्या हम किसी वैसे बड़े स्टार जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो कैंपेनिंग के लिए आपके लिए आ सकती हैं? देखिए, पिछले इलेक्शंस में उन्हें वीडियोस भेजे थे, और कलकत्ता में भी थे जब नसरुद्दीन साहब जी, तो वो मेरे जो हैं वालिद साहब, मेरे फादर जो आर्मी में रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं जी, तो वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज भी दिया उन्हें, वो तो खुश हैं। और डॉक्टर हलीम के लिए भी उन्हें कैंपेन किया था ऑनलाइन। तो अभी तो फिलहाल वो गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं, तो उनके डेट्स फाइंड आउट करने होंगे कि वो कब फ्री हैं, क्या है। तो कोशिश करेंगे वो आए, वरना तो विशेष तो हैं, मैसेजेस तो भेजेंगे जो वीडियो के, ऑडियो के, या जो भी है अपने तरफ से, तो वो करेंगे जो करना है। और सहयोग तो है इस पूरी फैमिली का। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे सारा से हलीम को, इन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हम ये मानते हैं कि वो अभी पॉलिटिक्स में आई हैं, बहुत कुछ सीख रही होंगी, और आगे वो पॉलिटिक्स में रहेंगी, और एक नया चेहरा और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जिनकी पहचान बन चुकी है, वो अब पॉलिटिक्स में भी एक्टिव दिखेंगी। और कलकत्ता जैसे शहर में आपको एक और शख्सियत मिलेगी जो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखने सुनने के बारे में, उनके बारे में मिल सकता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया।